दोस्तों, हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह यानी कि नेपच्यून वैसे तो सूरज से 4.495 बिलियन किलोमीटर दूर है और इस दूरी के कारण इसे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट होना चाहिए था, क्योंकि यार ऑब्वियसली सूरज से इतनी दूरी पर सनलाइट बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती है, पर असलियत में ऐसा नहीं है। अब जैसा कि सूरज के सबसे करीबी प्लैनेट मरकरी सबसे करीब होते हुए भी सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, ठीक उसी प्रकार नेपच्यून सबसे दूर का प्लैनेट होते हुए भी सबसे ठंडा प्लैनेट नहीं है, बल्कि यूरेनस पे सौरमंडल का सबसे ठंडा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पर यार यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों है? और जब वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाने के लिए प्लैनेट नेपच्यून को स्टडी किया तो ये पाया कि ये प्लैनेट ठंडा होने के बजाय उल्टा गर्म हो रहा है, और ये गर्मी कहीं और से नहीं बल्कि प्लैनेट के अंदर से आ रही है। अब दोस्तों, लाइव साइंस के इस आर्टिकल के अनुसार जब वैज्ञानिकों ने साल 2018 से साल 2020 तक के डेटा को देखा तो नेपच्यून के साउथ पोल के टेम्परेचर में 1-2 नहीं बल्कि 11 डिग्री सेल्सियस का उछाल आया था, जो कि यार बहुत ही बड़ा उछाल है, और वो भी बहुत ही कम टाइम पीरियड में। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर सोलर सिस्टम के 8वें प्लैनेट पर क्यों बदल रहा है टेम्परेचर? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों को धरती की ऑर्बिट में एक ऐसा पत्थर मिला है जिसे वो मानते हैं कि वो चांद से टूटा है। पर वेट ए सेकेंड, आखिर इसे किसने तोड़ा? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं स्पेस फैक्ट्स के एक नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारे सौरमंडल का आखिरी नोन प्लैनेट नेपच्यून एक बहुत ही ठंडी जगह है, लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूरज से सबसे दूर होने के बावजूद ये सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं है, बल्कि ये क्रेडिट यूरेनस के पास है। लेकिन आखिर क्यों? वेल, इससे पहले कि हम इंसान इस सवाल का जवाब खोज पाते, नेपच्यून हमारे सामने एक और मिस्ट्री लेकर आ चुका है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ लाइसेस्टर के द्वारा की गई एक रिसर्च में सामने आया है कि पिछले 15 सालों से नेपच्यून लगातार और भी ठंडा हो रहा है। अब यहाँ सरप्राइजिंग बात ये नहीं है कि प्लैनेट ठंडा हो रहा है, बल्कि वैज्ञानिक इस बात से परेशान है कि जिस समय उन्होंने नेपच्यून के गर्म होने का अंदाजा लगाया ही था, उस समय ये ठंडा होकर हमारे भेजा को और गर्म कर रहा है। इससे भी शॉकिंग वाली बात तो ये है कि नेपच्यून पर फिलहाल समर का सीजन चल रहा है। रिसर्चर्स की एक टीम ने साल 2003 से लेकर साल 2020 तक दुनिया के सबसे फेमस और बड़े टेलीस्कोप्स के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को एनालाइज किया है, और उससे उन्हें यह पता चला है कि पिछले 15 सालों से नेपच्यून के सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है और इसमें 8 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आ चुका है। अब नेपच्यून की स्टडी करते हुए उन्हें इस प्लैनेट के बारे में एक और सरप्राइजिंग फैक्ट पता चला। दरअसल इसके साउथ पोल पर एक जगह का टेम्परेचर साल 2018 से लेकर साल 2020 के बीच ही 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मतलब भाई, ये क्या ही हो रहा है? किसी जगह पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं पर घट रहा है, और ये सब कुछ बिन मौसमी हुए जा रहा है। इस रिसर्च के लीड माइकल रोमन बताते हैं कि नेपच्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 सालों का समय लगता है। इस तरह इस पर हर एक सीजन 40 सालों से ज्यादा समय तक चलता है। अब अगर ऐसे में नेपच्यून के टेम्परेचर में इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा राज तो जरूर छिपा हुआ होगा। अब दोस्तों, आपने सैटर्न के नॉर्थ पोल पर मौजूद हेक्सागोनल वॉर्टेक्स स्टॉर्म के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। इसके बारे में मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले ही ला चुका हूँ। अब इस हेक्सागोनल स्टॉर्म के कारण सैटर्न के नॉर्थ पोल का टेम्परेचर भी अचानक से काफी इंक्रीज हो गया था, पर इसका कारण वेदर में हुए सडन चेंजेस थे। स्टॉर्म के कारण सैटर्न के नॉर्थ पोल के ऊपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन काफी बढ़ गई थी, और इस वजह से उसका एटमॉस्फेयर तेजी से गर्म हो रहा था। अब हो सकता है कि नेपच्यून के साउथ पोल पर अचानक से बढ़ते टेम्परेचर के पीछे भी यही राज हो। पर यार 15 सालों से लगातार डिक्रीज होते टेम्परेचर का क्या ये वेदर में हुए चेंजेस के कारण नहीं हो सकता? वेल, कुछ वैज्ञानिक इसके पीछे सूरज की सोलर एक्टिविटी का हाथ मानते हैं। उनके अनुसार सोलर विंड्स के कारण नेपच्यून के एटमॉस्फेयर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जो लगातार डिक्रीज हो रहे टेम्परेचर का कारण हो सकती है। सरल शब्दों में कहूं तो ये कोई सीजनल चेंज भी हो सकता है, जिसके बारे में हम इंसानों को फिलहाल तक पूरी जानकारी नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस रिसर्च के लिए साल 2003 से लेकर साल 2020 तक का डेटा ही लिया गया है। अब सिर्फ इन 17 सालों के डेटा को एनालाइज करके हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। थैंकफुली अभी हमारे पास इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए काफी
काफी सारा समय मौजूद है। नेपच्यून पर सीजन्स काफी लंबे होते हैं और हम आने वाले 15 से 20 सालों तक आराम से नेपच्यून की मिस्ट्री को डिकोड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जब मैं आपको किसी प्लैनेट या किसी स्टार के टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर एस्ट्रोनॉमर्स इतने दूर के ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं भला। वेल, इसके पीछे का साइंस उस ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस यानी कि उससे आने वाली लाइट रेज में छिपा हुआ है। दरअसल दोस्तों, जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जानना होता है उसकी फोटो एस्ट्रोनॉमर्स थर्मल कैमरा से लेते हैं, जो उससे आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करते हैं। इस रेडिएशन को दो अलग अलग फिल्टर्स की मदद से सेपरेटली मेजर किया जाता है, रेड फिल्टर और ब्लू फिल्टर। अब इस पर प्लैंक्स लॉ लगाया जाता है, जो ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से डिटरमाइन करता है। अब अगर हम दोनों लाइट फिल्टर्स में प्राप्त हुई रेडिएशन के रेशियो को जान लेते हैं तो हम कुछ सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को जान सकते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये कैलकुलेशंस सिंपल तो कतई नहीं होते हैं और इन्हें परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए हाईटेक कंप्यूटर्स का सहारा लिया जाता है। अब दोस्तों, परफेक्ट वर्ड से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है कि क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ लोग कैसे कॉन्फिडेंटली दूसरे लोगों से बात कर लेते हैं। किसी के सामने आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हम में से ज्यादातर लोगों की तो यार किसी स्टेज पे तो क्या, किसी नए लोगों के बीच में भी मुंह नहीं खुल पाता। मतलब यार एक अजीब सी हेजिटेशन होने लगती है कि कहीं बोलने के चक्कर में हम अपनी बेइज्जती ना करवा ले। अब यार मेरे साथ भी ऐसा पहले कई बार होता था। कैमरे के सामने तो मैं बोल भी नहीं पाता था और काफी लंबे प्रैक्टिस के बाद ये सही हुआ। बट मुझे रिसेंटली कुकू एफएम पे ये बुक समरी मिली, हाउ टू टॉक टू एनीवन। और यार सच में इसे सुनने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला था। अब यार अगर आप भी लोगों के बीच खुद को यूनिक दिखाना चाहते हो और अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना चाहते हो तो यार इस बुक की बुक समरी एक बार जरूर सुनना कुकू एफएम ऐप में। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक से कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हैं तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। अब दोस्तों, इंटरनेट पर ऐसे लाखों फोटोज और वीडियोस भरे हुए हैं जहां लोग बेसहारा लोगों की मदद करते हैं और उनकी जिंदगी बचाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कॉमेट की कहानी सुनाऊंगा जिसकी जिंदगी बचाने का क्रेडिट नेपच्यून प्लैनेट को ही जाता है। दरअसल साल 2008 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रोजेटा मिशन के तहत कॉमेट 67P/चुरियोमोव गेरासिमेंको पर लैंडर उतारा गया था। अब इससे मिले सैंपल से ये पता लगा है कि एक समय 4.1 किलोमीटर डायमीटर वाला ये कॉमेट पृथ्वी से काफी दूर आउटर सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करता था। कॉमेट 67P उतना ही पुराना है जितना कि हमारा सोलर सिस्टम है। सूरज और प्लैनेट्स के बनने के बाद एक्रीसेंट डिस्क में जो कुछ भी बच गया था उससे ही ये कॉमेट बना था। अब आउटर सोलर सिस्टम में जहां ये ऑर्बिट करता था वहां पर एक्रीसेंट डिस्क में रहते हुए ये सरवाइव ही नहीं कर सकता था। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि कॉमेट 67P अगर उस एक्रीसेंट डिस्क का हिस्सा था तो वो आज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। इसने करीब 1 करोड़ सालों तक उस एक्रीसेंट डिस्क में ऑर्बिट किया है जहां पर इसके जैसे अनगिनत ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब यार इतने लंबे समय में तो इसे एक नहीं बल्कि हजारों बार कोलिजन्स का सामना करना पड़ता और ऑब्वियसली ये नहीं बच पाता। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आज भी बचा हुआ है? वेल दोस्तों, इसके पीछे नेपच्यून का हाथ माना जाता है। इस प्लैनेट ने अपनी ग्रेविटी से कॉमेट 67P के चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को स्कैटर कर दिया था और इसे ऑर्बिट करने के लिए एक सेफ रास्ता दे दिया। इसके बाद ये किसी तरह से इनर सोलर सिस्टम में आ गया और यहाँ वो आज तक बचा हुआ है। अब अगर नेपच्यून ना होता तो हम इस कॉमेट को कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते और शायद हम सोलर सिस्टम के इतिहास की उस झलक को भी नहीं देख पाते जो इस कॉमेट की स्टडी से हमें देखने को मिली है। अब दोस्तों जरा इस इमेज को देखिए। इसे चिले के एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप से लिया गया है। अब यहाँ आपको इस रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट के बीच एक चमचमाता पॉइंट दिख रहा होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह हम इंसानों द्वारा खोजा गया पहला एक्सोमून हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज तक हमने दूसरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स तो खोजे हैं लेकिन उनके मून्स को नहीं खोज पाते।
पृथ्वी से 370 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में PDS-70 नाम का एक स्टार है जो सिर्फ 54 लाख साल पहले बना था। इसके अराउंड 2 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है जिनको PDS-70b और PDS-70c नाम दिया गया है। अब ये दोनों प्लैनेट्स अपने अर्ली स्टेज में हैं, जहां इनके सोलर सिस्टम के एक्रीसेंट डिस्क से ये धीरे धीरे फॉर्म हो रहे हैं। PDS-70b अपने स्टार के काफी करीब है और इसीलिए इसे सबसे पहले खोज लिया गया था। पर हमारा असली खिलाड़ी तो PDS-70c है जो अपने सूरज से प्लूटो के बराबर दूरी पर स्थित है। अब इसके अराउंड हमें करीब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रेडियस की एक्रीसेंट डिस्क देखने को मिलती है और इसी डिस्क में हमें ये चमकदार ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है जो कि एक फ्यूचर एक्सोमून माना जा रहा है। यानी कि ये अभी फिलहाल अपने अर्ली स्टेज में है और धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारे मून से करीब 2.5 गुना बड़ा हो सकता है। हालांकि हम इंसानों को इस पूरे दृश्य को देखने के लिए हजारों या फिर लाखों सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसे चांद का टुकड़ा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चांद का टुकड़ा। और यहाँ मैं किसी खूबसूरत लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कामोआलेवा नाम के स्पेस रॉक की। ये धरती से चांद के कंपैरिजन में 40 से 100 गुना दूर ऑर्बिट करता है। ये क्वाजी सैटेलाइट है, यानी कि इसकी सूरज के अराउंड ऑर्बिट भी धरती की तरह ही है। कामोआलेवा एक ऐसा स्पेस रॉक है जो कभी पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और कभी फिर से वापिस आ जाता है। इसकी साइज भी सिर्फ 10 से 15 मीटर्स ही है, पर इसकी ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी काफी कंफ्यूजिंग है और इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए यह ऑब्जेक्ट खास है। दरअसल दोस्तों दूसरे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड इस तरह की ऑर्बिट में नहीं घूमते और बस यही बात वैज्ञानिकों को इसके स्टडी करने के लिए प्रेरित करती है। कामोआलेवा किसी आम एस्ट्रॉइड से कहीं ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इसकी कॉम्पोजिशन काफी हद तक हमारे चांद की कॉम्पोजिशन से मेल खाती है और इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि पास्ट में ये स्पेस रॉक मून का ही हिस्सा हुआ करता था, पर किसी कोलिजन के बाद ये मून की सरफेस से अलग हो गया। अब वैसे मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि चाइनीज स्पेस एजेंसी यानी कि CNSA साल 2029 तक कामोआलेवा पर एक मिशन भेजने की तैयारी कर रही है जो इसके सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर लौटेगा और हमारे लिए इस स्पेस रॉक के राज खोलेगा। तो क्या आप भी इस मिशन के लिए एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ यार, कंजूस मत बनो, लाइक करो, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि आखिर नेपच्यून के सबसे बड़े मून का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शंस है नंबर 1 ट्राइटन, नंबर 2 टाइटन, या फिर नंबर 3 गैनीमेड, या फिर नंबर 4 आयो। अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना। देखते हैं आज तक किसने कितना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।